स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द म्यांमार के पर्सपेक्टिव से है। म्यांमार के वहाँ पे जो डिस्प्लेस पर्सन है उनको सेल्टरिंग है वो दिया गया था, यहाँ पे मिलिट्री के द्वारा एयर स्ट्राइक है उसको कैरी आउट किया। यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, म्यांमार के अंदर जो डिस्टरबेंस का सिचुएशन है प्रेजेंट समय के अंदर, उससे पहले अगर हम उसके ओरिजिन के बारे में रीड करें तो 2020 के समय वहाँ पे इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट हुए थे। इलेक्शन के अंदर में एक डाउट है उसको रेज किया गया कि फ्रॉड के थ्रू विक्ट्री है वो हुआ है। तो उसके लेटर पेज में आप देखिए कि 2021 के समय मिलिट्री है उसके द्वारा पावर को टेक ओवर कर लिया जाता है। जो पॉपुलर लीडर वहाँ पे पॉलिटिकल पावर में हुआ करते थे उनको डिटेन्ड है वो कर दिया। उनका नेम है आंग सान सूकी। अब आप देखिए कि उसी के लेटर फेज के कुछ ऐसे भी एरिया हैं म्यांमार में जहाँ पे रेबल ग्रुप्स हैं उनका डोमिनेशन है, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे मिलिट्री है उनका डोमिनेशन। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से रीड करें तो हमारा 1643 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो म्यांमार के साथ में शेयर हुआ करता है। स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से भी म्यांमार का इम्पोर्टेंस है हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके साथ में कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग। के लिए आप देखिए कि हम कालधन जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जिसको भी हमने इनिशिएट किया है, साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में भी अगर हमें कनेक्टिविटी को बूस्ट करना है तो आप देखिए कि म्यांमार का एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है जो कि कनेक्ट करता है इंडिया को साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ। इंडिया के अगर हम स्टेट्स के बारे में रीड करें तो नॉर्दर्न पार्ट में हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, फॉरेस्ट के जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उसको हम रीड कर रहे हैं। उसके सदन में नागालैंड है, फिर मणिपुर है, और मणिपुर के सदन के अंदर में आप देखिए कि मिजोरम है। तो ये हमारे जो 4 स्टेट्स हैं जो एरिया हैं वो शेयर करते हैं। म्यांमार का कौन सा एरिया इंडिया के साथ में शेयर हुआ करता है? एक तो आप देखिए कि सैगेन स्टेट है, सैगेन का जो रीजन है, सैगेन रीजन है। सैगेन रीजन के अलावा चीन स्टेट है। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी मैगजा कॉलम के अंदर में चीन स्टेट को मेंशन कर दिया जाएगा, उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा चाइना के साथ में, और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या ये करेक्टली यहाँ पे पेयर है। तो चाइना आप देखिए कि नहीं है, चीन स्टेट जो है वो म्यांमार के वहाँ पे सिचुएटेड है। अगर हम कल्चरली पर्सपेक्टिव से रीड करें तो हमारे यहाँ पे एक फ्री मूवमेंट रिजाइम का कॉन्सेप्ट है वो भी एग्जिस्ट करता है म्यांमार के साथ में। पहले आप देखिए कि 16 किलोमीटर तक अलाउ किया जाता था विदाउट वीजा के, जो ट्राइबल पर्सन है वो विजिट कर सकते हैं, और जिसको रिड्यूस करते 10 किलोमीटर है वो किया गया। फेंसिंग के रिगार्डिंग में हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, प्रॉपर वहाँ पे डिमार्केशन हो, क्योंकि मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है, मणिपुर वायलेंस के अंदर में फ्री मूवमेंट रिजाइम का जो मिस यूज है उसको आप देखिए कि एक कंसर्न है वो यहाँ पे रेज हुआ है। और पोरस बॉर्डर होने की वजह से आपको ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, और आप देखिए कि जो वेपन्स है उनका सप्लाई है वो हुआ करता है। तो उसी को रोकने के लिए कंप्लीटली जो बॉर्डर एरिया है वो वहाँ पे फेंसिंग हो, डिमार्केशन हो। आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क आपके लिए ये है कि इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर एरिया है उसको किस फोर्स के द्वारा सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड किया जाता है। या वहाँ पे आईटीबीपी नाम का जो पुलिस फोर्स है जो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, या आसाम राइफल्स। तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मिडिल ईस्ट के रिगार्डिंग में एक स्टेटमेंट दिया है कि उनका यहाँ पे जो लार्ज फ्लीट ऑफ वारशिप है जिसको कि अरमाडा के नाम से जाना करते हैं, उसका डिप्लॉयमेंट है वो हुआ है। और ईरान के पर्सपेक्टिव से ये इनका स्टेटमेंट है। ईरान के बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं। फ्री वाटर बॉडीज के साथ में ईरान है वो अपना एरिया शेयर करता है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कैस्पियन सी है, सदर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, जिसके साथ में ईरान का एरिया है वो शेयर हुआ करता है। और यहाँ पे आप देखिए कि जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट हुआ, उनके द्वारा जो फ्लीट का डिप्लॉयमेंट किया गया है, ऑयल प्राइस है उसके अंदर में भी इंक्रीज है वो हुआ है। क्रूड ऑयल का जो प्राइस है उसके अंदर में इंक्रीज हुआ। क्रूड ऑयल के प्राइस के रिगार्डिंग में कुछ टर्म्स हैं जिनको कि आप काफ़ी बार न्यूज़ में रीड करते हो, जैसे कि आप देखिए कि टर्म है ब्रंट ब्रंट क्रूड। ब्रंट क्रूड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको वेस्ट टेक्सास नाम का भी एक टर्म है वो मिलेगा। यूपीएससी ने 2020 का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन है वो पूछा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जापान के पर्सपेक्टिव से है, जापान के जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हाउस को डिजोल्व किया है जिससे कि अर्ली इलेक्शन है वो कैरी आउट हो सके, और अर्ली इलेक्शंस वहाँ पे होंगे तो उनका भी
प्रेजेंट समय में पॉपुलैरिटी है, तो पॉपुलैरिटी को आप देखिए कि यहाँ पे कैपिटलाइज किया जा सके, उसको हार्नेस वो किया जा सके। तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं जापान का ये। अगर हम बात करें जापान के लोकेशन के बारे में, तो 4 इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं, 4 इम्पोर्टेंट आइलैंड हैं। वैसे तो आइलैंड तो काफ़ी सारे हैं उस रीजन के अंदर में। नॉर्दर्न पार्ट का जो आइलैंड है जापान का, जिसको किसके नाम से जाना करते हैं, होकाइडो, होकाइडो है। सदर्न पार्ट का जो आइलैंड है उसके वहाँ पे हम जाना करते हैं होन्सू के नाम से, इसको जाना करते हैं स्टूडेंट्स, होन्सू है। फिर उसके सदर्न के अंदर में आप देखिए कि सिकोकू है, सिकोकू है। और सिकोकू के सदर्न के अंदर में कयोसू नाम से एक आइलैंड है, कयोसू नाम से एक आइलैंड। यहाँ पे जो होक्काइडो एंड होन्सू के बिटवीन में एक वाटर बॉडी है, जिसको कि आप देखिए कि सिगारू स्ट्रेट के नाम से जानते हैं, स्ट्रेट के नाम से, जो कनेक्ट करता है ईस्टर्न, जो ईस्टर्न जो सी है उसको कनेक्ट करता है पैसिफिक के साथ में। ईस्टर्न सी को सी ऑफ जापान भी बोला करते हैं, तो सी ऑफ जापान को कनेक्ट करता है पैसिफिक के साथ में सुगारू स्ट्रेट जो है। टिकटॉक नाम का जो एक प्लेटफॉर्म है, जिसको कि आप देखिए कि अपना जो यूएस के साथ में एक डील किया है, अपना जो डील के थ्रू उनका जो अनसर्टेनिटी है उसको एंड करने का कोशिश किया गया है 2020 के समय। हमारी गवर्नमेंट ने जो टिकटॉक प्लेटफॉर्म है उसको बैन है वो कर दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और ईयू के बारे में है, आप देखिए कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो जो लीडर हैं वो इंडिया के लिए आएंगे, और उसी दौरान में जो ट्रेड का जो डिस्कशन है जो 2007 के समय स्टार्ट हुआ था, ये जो डिस्कशन है वो फाइनलाइज यहाँ पे हो सके। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है वो हुआ है, डिस्कशन यहाँ पे हुआ है सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि एग्रीकल्चर है जिसको इंडिया ओपन है वो नहीं करना चाहता। एग्रीकल्चर के अलावा आप देखिए कि जो कार्बन बॉर्डर का जो टैक्सेशन है, कि कार्बन बॉर्डर टैक्सेशन लगाया जाएगा यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, तो उसके रिगार्डिंग में भी डिस्कशन हुआ है। सर्विस डिलीवरी के बारे में हुआ है, नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में हुआ है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी का एक पार्टनरशिप है वो साइन हो सकता है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी का एक पार्टनरशिप है वो यहाँ पे साइन हो सकता है। साइन होने के अलावा आप देखिए कि इस पार्टनरशिप के अलावा जो मोबिलिटी फ्रेमवर्क है उसका भी साइन हो सकता है। हमारे जो हाई हाई स्किल जो वर्कर्स हैं वो कि यूरोपियन कंट्रीज के वहाँ पे उनका जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उनको वहाँ पे मिल सके। अगर हम बात करें डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में, तो यूरोपियन यूनियन ने एशिया के अंदर में आप देखिए कि थर्ड कंट्री इंडिया बन सकता है। इससे पहले जापान है, साउथ कोरिया है, उन्हीं के साथ में डिफेंस एंड सिक्योरिटी का जो पार्टनरशिप है उसको साइन है वो क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैसे ये हमको बेनिफिट करेगा, बेनिफिट करेगा हमारा जो को प्रोडक्शन है, मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें सपोर्ट करेगा, और टेक्नोलॉजिकल जो ट्रांसफर है वो भी यहाँ पे कैरी आउट है वो रहेगा। यूरोपियन यूनियन है वो इंडिया को ऑब्जेक्ट करता है, इंडिया का जो ऑयल परचेज है रसिया के साथ में, और आप देखिए कि रसिया का एक मिलिट्री एक्सरसाइज था जो बेलारूस और रसिया के वहाँ पे कंडक्ट हुआ था, उसमें इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है। बट इंडिया आप देखिए कि बताता है कि रसिया के साथ में हमारा जो रिलेशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है यूरोपियन कंट्रीज के परस्पेक्टिव से। और यहाँ पे आने वाले समय में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके बारे में भी डिस्कशन है वो रहेगा। फिर आप देखिए कि यूके के जो लीडर हैं उन्होंने बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट का एक कमेंट था कि जब नाटो का जो फोर्सेज हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो फोर्सेज हैं जो कि अफगानिस्तान के वहाँ पे गए थे 9/11 के बाद में, जो फ्रंट लाइन है वहाँ पे यूके का फोर्सेज का प्रेजेंस नहीं था, तो उसको आप देखिए कि कंडेम किया गया है। कुछ यहाँ पे यूके के सोल्जर्स के नंबर्स बताए गए हैं, कितने उनके सोल्जर हैं जिनका डेथ हुआ था, इनका आप देखिए लाइफ को उन्होंने लेट डाउन किया था, जो तालिबान है उसके साथ में फाइटिंग करते। रसिया ने आप देखिए कि यूक्रेन के साथ में जो डिस्कशन है जिससे कि पीस वहां पे स्टेब्लिश हो सके, डोनबास रीजन के बारे में कहा है कि डोनबास के ऊपर उनका जो टेरिटोरियल क्लेम है वो कंटिन्यूस रहेगा। तो डोनबास रीजन को एक बार हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये यूक्रेन है। यहाँ पे आप देखिए कि क्रीमियन पेनिनसुला है जिसको 2014 के समय अनेक्स वो कर लिया गया था। ये ब्लैक सी का एरिया है, ये सी ऑफ अजो है, और किस स्टेट के साथ में कनेक्ट होता है, कर्च स्टेट है जो कनेक्ट करता है ब्लैक सी और सी ऑफ अजो को। ये जो डोनबास का एरिया है इसके अंदर में आप देखिए कि ये जो कुछ सिटीज हैं, जो रीजन्स वो इसके अंदर में आया करते हैं। एक जो रीजन आया करता है वो दोनस्तक का एरिया है, दोनस्तक इसके अंडर में आया करता है। लुहानसक है वो भी इसी के अंडर में हुआ करता है, ये एक इम्पोर्टेंट सिटी वहाँ पे सिचुएटेड है।
तो इस एरिया को क्यों रसिया अपने कंट्रोल के अंदर में रखना चाहता है, इसका इम्पोर्टेंस है, फर्स्ट इम्पोर्टेंस है इसका इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस, क्योंकि यूक्रेन का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो यहीं पे ही सिचुएटेड है। अब देखिए इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है, मिनरल्स का प्रेजेंस है, यहाँ पे कोल का प्रेजेंस है, तो रसिया अपने कंट्रोल के अंदर में उसको लेना चाहता है। नेक्स्ट आप देखिए कि एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से भी एक रीजन है काफ़ी प्रोस्परस है, तो इस वजह से भी रसिया इसको टेक ओवर करना चाहता है। और स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो क्रीमिया के लिए जो डायरेक्ट लैंड का जो कॉरिडोर है ये कनेक्ट करेगा, जिसको ऑलरेडी उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी है उसके ऊपर भी उनका जो कंट्रोल है उसको सेटअप करेगा, अगर इस एरिया को रसिया अपने कंट्रोल में रखता है इस जो डिस्कशन है उसके बाद में। तो बेसिकली आप देखिए कि रसिया के बारे में हमने देखा, कुछ एरियाज के बारे में रीड किया, अवामी लीग के बारे में है कि जो बांग्लादेश के जो फॉर्मर लीडर हुआ करते थे उनका जो पॉलिटिकल पार्टी है अवामी लीग, जिसको कि बैन किया गया है इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा। अब उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट किया है कि उनका जो पार्टी है उसको अलाउ किया जाए, अगर पार्टी का डिफीट होता है तो एक्सेप्ट करेंगे कि वहाँ के पीपल्स के द्वारा उनको रिजेक्ट वो कर दिया। स्टूडेंट्स अगर हम बांग्लादेश के बारे में रीड करें, उनके जो लीडर हैं वो इंडिया के अंदर में हैं, और आप देखिए कि बांग्लादेश का जो एक इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल को जो सेटअप किया गया था इन्हीं के द्वारा, जो अर्लियर फेज में वहाँ पे क्राइम्स हुए थे उसके रिगार्डिंग उस क्राइम ट्राइब्यूनल के द्वारा इनको डेथ पेनल्टी है वो दिया गया है। युगांडा के बारे में है जो कि आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, इलेक्शन के बाद में अब जो अपोजिशन के जो पर्सन है उनको डिटेन्ड भी किया गया है, कुछ का डेथ है वो भी हुआ है। तो युगांडा का अगर हम लोकेशन को देखें तो सपोज कीजिए युगांडा का लोकेशन है इस पार्ट के अंदर में, साउथ सुडान है वो सिचुएटेड है, आपको जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, फिर सदर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि रवांडा नाम का कंट्री है, तंजानिया है, केन्या है, ये कुछ कंट्रीज हैं जो अपना एरिया शेयर करते हैं। लेक विक्टोरिया के साथ में भी युगांडा है वो अपना एरिया है वो शेयर किया करता है लेक विक्टोरिया के साथ में भी, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेक है ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं सदर्न इंडियन स्टेट्स के वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने आप देखिए कि अपना जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको वोटिंग की रिगार्डिंग में लोगों को जो कहा गया है आने वाले समय में इलेक्शन है वो कंडक्ट होंगे, केरल के वहाँ पे भी इलेक्शन कंडक्ट होंगे, तमिलनाडु के वहाँ पे भी इलेक्शन है वो कंडक्ट। स्टूडेंट्स इस डिस्कशन के दौरान में टू ऐसा स्कीम है उनका भी इनके द्वारा मेंशन किया गया। एक तो आप देखिए कि पीएम श्री योजना के बारे में मेंशन है कि जो प्रधानमंत्री श्री योजना है, प्रधानमंत्री श्री योजना किससे रिलेटेड है, एजुकेशन के रिगार्डिंग। इसमें आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको एक एमओयू है वो साइन करना होता है। तो स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है जिसमें 14,500 के आसपास स्कूल हैं जिनको डेवलप किया जाएगा। सेंट्रल ये स्पॉन्सर स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फंड प्रोवाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी मेंशन किया गया कि स्टेट का जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस योजनाज के अंदर में वर्क नहीं किया है, उनका अगर गवर्नमेंट बनेगा तो बेटर वर्क यहाँ पे किया जाएगा। हमारे जो अर्बन पुअर हैं, मिडिल क्लास जो फैमिली हैं, उनको पक्का हाउस प्रोवाइड करने के लिए ये इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके 4 आप देखिए कि अलग अलग पैरामीटर हैं, बेनिफिशरी लेड वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन मिलता है, अफोर्डेबल हाउसिंग का पार्टनरशिप है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग का एक प्रोसेस है, और इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है। जो इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में ये सेंट्रल सेक्टर का है, और सभी जो कंपोनेंट्स है वो सेंट्रल स्पॉन्सर हैं। मणिपुर के अंदर में जो किलिंग हुआ है जिसको कि एनआईए को हैंडओवर किया गया है, अब एनआईए आप देखिए कि हमारा यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिज्म के रिगार्डिंग में जो केसेज हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस कमेटी को इस इंस्टीट्यूशन को फॉर्म किया गया था 26/11 का जो इंसिडेंट है उसके बाद में। मणिपुर के बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, 1972 को जब उसको स्टेटहुड दिया गया तो उसके बाद से आप देखिए कि 33 वहाँ पे कुछ रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं वो सिचुएटेड हैं। यूनिक आइडेंटिटी का एक नॉन ट्राइबल कम्युनिटी भी है जिसको हम मैतीज के नाम से जानते हैं, और जिस तरीके से एक इम्पॉसिबल वे के अंदर में सोसाइटल जो डिवाइड हुआ है अगर उसको हमें रिड्यूस करना है तो रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में आप देखिए यही करना होगा कि लीडर्स को जो सोसाइटल कमिटीज हैं उनको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होगा जिससे कि ट्रस्ट डेफिसिट है उसको रिड्यूस किया जा सके। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से बारिश हुआ है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ करता है,
जो मेडिटेरियन सी का एरिया है वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ करता है, और विंटर के समय में जो बारिश है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आपको मिलेगा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। जो रबी का क्रॉप है उसके लिए आप देखिए कि ये बारिश है उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है रबी का क्रॉप का, और इसी बारिश को मावट के नाम से भी जानते हैं, मावट के नाम से इसको जाना करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जो अर्बन अफेयर्स है उसमें फिर से एक एफएथी का जो केस है वो सामने आया है। एक बॉय है जिसका कि ओपन ड्रेन के अंदर में आप देखिए कि उनका गिरना हुआ है। तो ऐसे जो केसेज हैं, ऐसे केसेस शो करते हैं कि हमारे जो अर्बन अफेयर्स हैं उनको काफ़ी सेंसिटिव वे के अंदर में डील करने का ज़रूरत है। प्रॉपर यहाँ पे डिमार्केशन होना चाहिए। किसी भी तरीके से जो ओपन ड्रेन है वो नहीं होना चाहिए जिससे कि यहाँ पे जो पर्सन है उनका लाइफ का एक किसी तरीके से लॉस हो। फिर मध्य प्रदेश के बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं स्टूडेंट्स। कल का जो क्विज था उसके अंदर में भी हमने एक क्वेश्चन को रीड किया था। कंटामिनेटेड वाटर का ये न्यूज़ है, बट आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल जो ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू उसको क्रिएट किया गया था 1986 के समय में। 1986 का जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जिसके थ्रू सेंट्रल जो ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, उसका क्रिएशन हुआ था। यूपीएससी ने 2022 के पेपर के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया था, और यहाँ पे आप देखिए कंटामिनेटेड वाटर के बारे में है। तो जो वाटर है वो आप देखिए कि लोग उसको यूज कर सके, कंटामिनेटेड वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर बोर्न जो यहाँ पे डिजीज है उनका आउटब्रेक अगर होता है तो लार्जर नंबर के अंदर में जो पब्लिक है उसको हेल्थ का जो इम्पैक्ट है वो हो सकता है। आयरन स्टील का जो इंडस्ट्री है जो कि हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा स्टेट के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो छत्तीसगढ़ के वहाँ पे आप देखिए कि एक स्टील जो फैक्ट्री है उसके अंदर में ब्लास्ट होता है। तो वर्कर्स का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होना चाहिए, उनका जो वर्किंग कंडीशन है वो सेफ एंड सिक्योर है वो होना चाहिए। किसी भी तरीके से आउटडेटेड जो जो इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज है वो ना किया जाए। तो ऐसा जो सिचुएशन है उसको ये शो करता है। स्टील प्रोडक्शन के बारे में अगर हम रीड करें तो हमारे यहाँ पे जो टॉप स्टेट है जो स्टील प्रोडक्शन को कैरी आउट करता है ओडिशा है। फिर आप देखिए कि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद में आपको झारखंड है। इनका स्टील प्रोडक्शन है वो इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। एनिमल फेयर के बारे में मेंशन किया गया है कि हैदराबाद के वहाँ पे एक एनिमल फेयर है वो ऑर्गेनाइज हुआ है। संक्रांति का जो मकर संक्रांति है उसके लेटर फेज में वहाँ पे एनिमल फेयर है वो हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस एनिमल फेयर के बारे में यहाँ पे रीड करें तो क्या हमारी कंट्री के अंदर में अलग पार्ट के अंदर में भी कुछ एनिमल्स के फेयर हैं वो हुआ करते हैं। राजस्थान में आप देखिए कि पुष्कर का एरिया है, राजस्थान में पुष्कर है। पुष्कर में जो फेयर हुआ करता है जिसको कि पुष्कर कैमल फेयर के नाम से जानते हैं, पुष्कर कैमल फेयर है। और अब देखिए कि बिहार के अंदर में एक लार्जर नंबर के अंदर में एक एनिमल्स का फेयर होता है जिसको कि सोनपुर के मेला के नाम से जाना करते हैं। सोनपुर के अंदर में पशुओं का सबसे बड़ा जो मेला है वो वहाँ पे लगा करता है। अर्लियर फेज में एग्रीकल्चर डोमिनेटेड हमारा जो आप देखिए वर्क हुआ करता था, उसी के रिगार्डिंग में ये शो करता है कि एग्रीकल्चर में जो एनिमल्स का इम्पोर्टेंस था, तो उस समय से ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस है एनिमल्स का जो फेयर है वो कंडक्ट। कैमल्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। रिपब्लिक डे परेड के बारे में ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं। जो बैक्टीरियन कैमल्स हैं उनको यहाँ पे यूज किया जाएगा जिनमें आपको डबल हम्प है वो उसका प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आशा वर्कर्स के बारे में है कि आशा वर्कर्स हैं जिनको कि एज ए वॉलंटियर वर्कर के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया था। बट आप देखिए कि समय के साथ में इनको डिग्निफाइड वर्क, डिग्निफाइड जो जो वर्किंग कंडीशन है वो प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि हेल्थ के रिगार्डिंग में आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, एएनएम्स हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनके वर्क को इंसेंटिवाइज किया गया है। जैसे कि आप देखिए कि इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी है जो इन आशा वर्कर्स के ही सहयोग की वजह से, आशा वर्कर्स के ही आप देखिए कि सपोर्ट की वजह से वो हो सका है। कोविड-19 के अंदर भी इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया था। तो समय के साथ में इनका जो जो प्रॉपर वर्कर का जो स्टेटस है वो इनको दिया जाए, उसी की वजह से आप देखिए कि कुछ आशा वर्कर्स ने प्रोटेस्ट है वो कैरी आउट किया है। इनका जो पेमेंट है उसमें हाई को परमानेंट इनको वर्कर का जो स्टेटस है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बारे में है कि यूरोपियन यूनियन के जो लीडर इंडिया के लिए आएंगे तो क्यों यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से जो क्लियरिटी है वो होना चाहिए बोथ यहाँ पे ब्लॉक्स के रिगार्डिंग यूरोपियन यूनियन और इंडिया का। और इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ पे ये बताया गया कि जो पोटेंशियल है बोथ बोथ कंट्रीज का, बोथ जो रिलेशन है उसमें एक पोटेंशियल है। 2007 से आप देखिए कि कंटिन्यूस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का डिस्कशन है, अब इसको एग्जिस्टेंस में लाना चाहिए, इसकी कुछ क्लोजेज हैं वो एग्जिस्टेंस में आए।
जो कि आप देखिए कि क्लाइमेट इक्विटी है, क्लाइमेट इक्विटी को ये बूस्ट करेगा, क्लाइमेट इक्विटी को यहाँ पे मेजर रीजन है वो बताया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया का जो ट्रेड एंड डिफेंस का कोऑपरेशन रहेगा, जो कि मेक इन इंडिया है उसको यहाँ पे प्रमोट करेगा, डिफेंस कोऑपरेशन है, डिफेंस का जो यूरोपियन कंट्रीज का जो टेक्नोलॉजी है उसका भी यहाँ पे ट्रांसफर है वो रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अब देखिए कि सोशल मीडिया ट्रायल के बारे में यहाँ पे मेंशन है कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो है वो वायरल होता है और उसके बाद में एक पर्सन है जिनके द्वारा कुछ हरेसमेंट किया गया, ऐसे एलिगेशंस हैं वो लगते हैं। अभी आप देखिए कि दिल्ली के अंदर में भी एक केस है ऐसा सामने आया था और उसके जो रिजल्ट है वो नहीं रहा, जो कम्प्लीटली जो फेम है उसको गेन करने के रिगार्डिंग ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं, जैसे जो वीडियोज हैं वो काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सोशल मीडिया के ये जो केसेस हैं इनसे आपको यही एक बेसिकली जो लर्निंग है वो मिलता है कि कभी भी आप एक स्पीडी वे के अंदर में अपना जो जजमेंट है उसको डिलीवर ना कीजिए, जो ट्रायल्स है उसके थ्रू यहाँ पे जो जजमेंट्स है उसको डिलीवर है वो ना किया जाए, क्योंकि बैक ऑफ द स्टोरी है वो डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, डिफरेंट स्टोरी है वो एग्जिस्टेंस में आया करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नर का जो रीडिंग प्रोसेस है उसके बारे में है कि गवर्नर के पास में पावर नहीं है कि वो यहाँ पे बेसिकली उसको रिमूव करें, वो रीडिंग को नहीं कैरी आउट करें, उनको रीड करना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 176 के अंदर में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी आप देखिए अलग अलग केसेस में उनके पावर के रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन है वो हुआ है। पॉजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के बारे में है, नंबर्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, कुछ पर्सन्स वापस से भी आए हैं तो ये रिपोर्ट के अंदर में बताया गया। फिर आप देखिए कि जैसे मोहम्मद का एक जो जो कमांडर है उनको यहाँ पे एनकाउंटर है वो किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उनका जो डे आया करता है 23 जनवरी को, तो उनके इम्पोर्टेंस को हमारे जो CDS हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। स्ट्रेटेजिक विजन था उनका, कैसे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया था और कैसे उनके द्वारा इंडिया का जो इंडिपेंडेंस है उसके लास्ट फेज में जो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया गया, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के ही जो पर्सन है जो इंडिया के लिए आते हैं उनके रेड फोर्ट के अंदर में जो ट्रायल्स कंडक्ट होते हैं और उसी समय में पीपल्स का जो सेंटीमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। तो इनके जो यहाँ पे आप देखिए कि इनको वापस से इनके जो एसेज हैं उनको लाया जाए, ये अनीता बोस है उनके द्वारा डिमांड है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो 11 क्लासिकल लैंग्वेज है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि लिटरेचर का कुछ बुक्स हैं जो अवेलेबल रहेंगी राष्ट्रपति भवन के वहाँ पे, जिसको कि ग्रंथ कुटीर का जो नाम है वो दिया गया है। और जो जो फिशरीज का जो सेक्टर है जिसमें डाइवर्सिफिकेशन का ज़रूरत है, ये यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स को यहाँ पे एडवाइज है वो किया है कि फिशरीज का जो बास्केट है उसमें हमको डाइवर्सिफिकेशन है उसको कैरी आउट है वो करना है। और यूएस के द्वारा जो 50% का टैरिफ लगाया गया है जिससे की वजह से जो टेक्सटाइल सेक्टर है जो कि लार्जली वे के अंदर में इम्पैक्ट हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इंटरवेन है वो किया जाए। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है इस जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक